नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। क्यों भाई, जिसकी शंका पहले व्यक्त करती रही है, ऐसा लगता है कि वो सच साबित हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है मित्रों कि मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। भारत निशाने पर है और ये जो ट्रंप का जो पूरा खेल चल रहा है, वो साजिश का हिस्सा हो गया है। ट्रंप हालांकि पहले ऐसे थे नहीं, ना ऐसा चाहते थे, लेकिन साजिश बहुत गहरी हो रही है, बड़ी हो रही है। हर तरफ से मोदी को घेरने की प्लानिंग है, अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मोर्चे पे सबसे ज्यादा, इकोनॉमिक फ्रंट पे और इंटरनली देश के अंदर राजनीतिक फ्रंट पे। क्योंकि ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर के इस देश में बड़ा काम कर रहे हैं। और मैंने इसके पहले भी बताया है कि जैसे-जैसे भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में इमर्ज करेगा। और उस दिशा में भारत बढ़ भी रहा है। अभी चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लक्ष्य रखा गया है तीसरी बड़ी इकोनॉमी का। और बार-बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले आएंगे। और उस दिशा में काम भी हो रहा है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का ग्रोथ देखें, तो आपको इस बात का अंदाजा लग भी जाएगा। हाँ, कुछ मोर्चों पे काम होना बाकी है, जैसे एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पे काम होना बाकी है, इनकम जनरेशन के मोर्चे पे काम होना थोड़ा-सा बाकी है, बढ़ा है, लेकिन 20-25 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम 11 वर्षों में हुआ है। और ये दुनिया को फूटी कौड़ी सुहा नहीं रहा है। दुनिया की आंखों में खटक रहा है कि 20 से 25 करोड़ आबादी को मोदी ने गरीबी रेखा से बाहर निकाल कैसे लिया। और उसके बाद भारत का जो मध्यम वर्ग का जो स्पेस है, वो काफी बड़ा है। और इसीलिए मैंने एक दिन आपको बताया था कि भारत का जो कंज्यूमर मार्केट है, वो बहुत विशाल होता जा रहा है। और उस कंज्यूमर मार्केट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है। और वही कंज्यूमर मार्केट आपको बेसिकली ग्रोथ का इंजन बनाता है। और उसके लिए जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन आज मैं एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जिसे जब आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हाल में ऐसा कहा जा रहा था कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, अंबानी ब्रदर, भारत सरकार के काफी करीब है। प्रधानमंत्री की उनके ऊपर विशेष कृपा है। और ये प्रचार अपोजिशन के लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। खासतौर से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी तो अपना कोई भी स्पीच वो प्रधानमंत्री के इन दोस्तों के बारे में चर्चा किए बगैर देते नहीं है। और अगर कोई स्पीच इनके बगैर हो जाए तो समझिए वो इस स्पीच का कोई महत्व नहीं है। अक्सर प्रधानमंत्री के दोस्तों के बारे में राहुल गांधी कोई भी मौका नहीं चूकते हैं जब प्रधानमंत्री के ऊपर वो तोहमत नहीं लगाते हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री का दोस्त कह रहे हैं, उस प्रधानमंत्री के दोस्ती वाले परिवार पर सरकार की नजर टेढ़ी क्यों हो गई। और टेढ़ी हुई है। अनिल अंबानी के घर पे ईडी का छापा पड़ा, ठिकानों पे, ऑफिस पे। अनिल अंबानी को ईडी के दफ्तर में घंटों बिताने पड़े, घंटों, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे बैठने पड़े ईडी के दफ्तर में। कोई बड़ी बात नहीं है। खुद मोदी जी को सीबीआई के दफ्तर में 9-9 घंटे, 10-10 घंटे बिताने पड़े थे जब मुख्यमंत्री थे वो। जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तब की बात मैं कह रहा हूं।
लेकिन 9-9 घंटे, 10-10 घंटे ईडी के दफ्तर में बिताने पड़े अनिल अंबानी को। इतने तक बात नहीं थमी। अनिल अंबानी के घर पे सीबीआई के छापे पड़े। घर पे पड़े, घर पे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। दफ्तर पे, कई ठिकानों पे, इधर-उधर होती थी छापेमारी अ, ईडी वगैरह की, जो अभी हुई है पहली बार। लेकिन सीबीआई का जो छापा पड़ा वो अनिल अंबानी के निवास पर पड़ा। निवास पर पड़ना अनिल अंबानी का सीधा-सीधा अपमान है, बेइज्जती है। उस अनिल अंबानी के लिए जो अनिल अंबानी प्रधानमंत्री की तारीफ में कई मौकों पर कसीदे कढ़ चुके हैं और उनकी तारीफ में ऐसा कोई मौका नहीं आता है जब अनिल अंबानी प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ उनकी दोस्ती के किस्से हैं। राफेल वाला प्रकरण आप सबको मालूम है कि कैसे आउट ऑफ वे जाकर के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को मदद किया। ये प्रचार करते हैं अपोजिशन वाले। मदद नहीं किया, लेकिन अपोजिशन की जो भाषा है वो मैं बता रहा हूं कि अनिल अंबानी को आउट ऑफ वे जाकर के प्रधानमंत्री ने मदद किया, अपने दोस्त को मदद किया राफेल में, और उनको टेंडर देने की बात हुई, राफेल की मैन्युफैक्चरिंग की राइट देने की बात हुई। लेकिन सिर्फ बात अनिल अंबानी पर नहीं टिकी है। खबर है कि मुकेश अंबानी के खिलाफ भी 23,000 करोड़ का एक नोटिस सर्व हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ सरकार की तरफ से 23,000 करोड़ का। अब ये 23,000 करोड़ का नोटिस क्या है? तो कहा जा रहा है कि कावेरी बेसिन में जो गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की जो जो निकासी होती है, वहां पे सरकार का जो अपना निकासी की व्यवस्था है, उससे कुछ गैस को इन्होंने निकाल लिया और वो लगभग हजारों करोड़ का है। इसलिए इनको 23,000 करोड़ रुपए का नोटिस गया। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, ये चर्चा है। ये चर्चा है पावर गैलरी में कि मुकेश अंबानी को भी 23,000 करोड़ का नोटिस गया है सरकार की तरफ से। लेकिन अनिल अंबानी के घर पे जो रेड हुआ, जो छापेमारी हुई, जो ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने रेड किया, वो मामला है एसबीआई के लोन का, मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स की आपने लोन लिया किसी और मद के लिए और आपने खर्च किया किसी और मद में। आपने पैसे की हेरा-फेरी की। लगभग 3,000 करोड़ का लोन है। उस लोन के पैसे को आपने इधर से उधर किया और सीबीआई ने कंप्लेंट फाइल किया और उसके बाद ये मामला चला। ये मामला कोई नया मामला नहीं है। ये मामला तो पुराना है। पुराने मामले में आज सीबीआई एक्टिव हो गई अनिल अंबानी के खिलाफ और ईडी ने पहले अनिल अंबानी को बुलाया। अब सीबीआई ने छापा मारा। तो खेल आसान नहीं है। अंदर की बात है क्या? पावर गैलरी में मित्रों ये चर्चा है कि जिस प्रकार से यूपीए के आखिरी दौर में, मतलब जो सेकंड कार्यकाल था यूपीए का 2009 से लेके 2014 का, उसमें कॉरपोरेट घराने यूपीए से नाराज हो गए थे और खासतौर से मनमोहन सिंह से नाराज हो गए थे और कॉरपोरेट घराने को लग रहा था कि यूपीए उनकी बात नहीं सुन रही है, तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट केंद्र में बनाने के लिए मन बना लिया और वहां से यूपीए और कॉरपोरेट के बीच के रिश्ते खराब हुए। फिर बहुत सारे घोटाले की खबरें आई और वो फिर मीडिया में छाई रही। मनमोहन सिंह एक अपने दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के सिंबल बन गए और इसे सिंबल बनने दिया गया या वाकई में वो सिंबल थे, या अभी
कॉरपोरेट क्या कोई गहरी साजिश रच रहा है? उस वक्त कोई साजिश रची गई थी या नहीं रची गई थी? यूपीए सरकार से कॉरपोरेट नाराज हुआ था, क्या वही स्थिति अभी बन पड़ रही है? क्या मोदी से भी कॉरपोरेट नाराज हो रहे हैं? यूपीए सरकार से नाराजगी के दूसरे कारण होंगे, मोदी से नाराजगी के दूसरे कारण हैं। अगर नाराजगी है तो, अगर है तो उसके क्या कारण हैं? फिर मोदी से जिनको दोस्त कहा जाता है, मोदी का दोस्त कहा जाता है, फिर उस दोस्ती का क्या? तो ये कौन लोग हैं जो एक तरफ प्रचारित कर रहे हैं कि ये तो मोदी के दोस्त हैं और दूसरी तरफ कॉरपोरेट है जो मोदी का दोस्त नहीं है। खबर है कि कुछ कॉरपोरेट घराने मिल करके मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और भारत का अगर कॉरपोरेट घराना आप मैं अगर कहता हूं तो वो भारत का कॉरपोरेट घराना नहीं है। ज्यादातर भारत के कॉरपोरेट घराने जो हैं वो फ्रंट फेस हैं, बैक में कोई और फेस है। बैक में कोई और फेस का क्या मतलब हुआ इसका? कि फ्रंट पे भारतीय कंपनियां दिख रही हैं, लेकिन अधिकतर कंपनियों में विदेशी पूंजी का बड़ा निवेश है। मतलब विदेशी बड़ी-बड़ी कंपनियों का हस्तक्षेप है और विदेशी बड़ी-बड़ी कंपनियों के पीछे बड़े-बड़े लोग हैं, बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं। बड़ी राजनीतिक हस्तियां कहां-कहां हो सकती हैं? भारत में फ्रंट कॉरपोरेट के साथ मिल करके विदेशी कंपनियों के जो निवेश हैं या डायरेक्ट जो विदेशी कंपनियों के निवेश हैं, वो उनके चैनल पार्टनर हो रहे हैं। उनमें कौन-कौन बड़ी कंपनियां हैं? मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे कि आप नाम लीजिए बड़ी से बड़ी कंपनियां। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अभी कुछ दिन पहले विस्टारा और सिंगापुर एयरलाइंस का कोलैबोरेशन हुआ था। टाटा एआईजी, एआईजी विदेशी कंपनी है, टाटा इंडियन कंपनी है। उसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसी तरीके से अनिल अंबानी जी के साथ, उसी तरीके से महिंद्रा में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें कि विदेशी कंपनियों का कुछ ना कुछ निवेश ना हो, या तो स्ट्रैटेजिक या बड़े पैमाने पर मनी का, पैसे का, कैपिटल पार्टनर हो। और इन बड़ी कंपनियों को नियंत्रित करती है बड़ी राजनीतिक हस्तियां। और ये बड़ी राजनीतिक हस्तियां किन-किन देशों के हैं? यूरोपियंस, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप में जर्मनी, फ्रांस मैंने कह ही दिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, स्वीडन, ये सारे देश की जो कंपनियां हैं, वो काम करती हैं। एक तरफ यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो, दूसरी तरफ अमेरिका, तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, चौथी तरफ इंग्लैंड। ये सारे देश की जो पॉलिटिकल पावर गैलरी है, वो ऐसे अपने कॉरपोरेट पर नियंत्रण रखती है। और वहीं से नियंत्रण होता है बैंक ऑफ रीसेटलमेंट का। और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट सेटल करती है दुनिया के विभिन्न देशों के फेडरल बैंक को, हमारे यहां जो रिजर्व बैंक है। और इन फेडरल बैंक के पीछे अन्य अन्य देशों के जो फेडरल बैंक है उनका घालमेल रहता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है। किसके तार कहां जुड़े हुए हैं आप आसानी से उसको डिकोड नहीं कर सकते। तो मामला है 2025 के शुरुआती दिनों से, जब अमेरिका में ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। और ट्रांसफर ऑफ पावर में अब बड़ी तेजी से वो गेम बदल रहा है। जो पहले अमेरिका में जो लॉबी, जो कॉरपोरेट लॉबी, जो बिजनेस लॉबी
ट्रंप की खिलाफत कर रहा था, वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं। आज वो लॉबी कोशिश कर रहा है ट्रंप के नजदीक आने का, और वो आधार बना रहा है कि देखिए, हम जब अलग-अलग देशों में काम कर रहे थे, तो हमने अपने देश के हित का ख्याल रखा है, और अपने देश के हित का ख्याल रखते हुए हमने एक प्रकार से साम्राज्य, आपके ही साम्राज्य को मजबूत किया है। अब आप उसकी बाह मरोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां सारा खेल ठीक कर दिया है, सजा दिया है। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक लॉबी को समर्थन कर रही थी, जो ग्रुप जो कर रहा था, वो ग्रुप का जो मुखिया है, वो बड़ी तेजी से पाला बदलना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो हमारे खिलाफ पूरी तरह से पड़ा हुआ है, पूरा ग्रुप उसके खिलाफ पड़ा हुआ है, अगर उन्होंने पाला नहीं बदला, तो उसे फांसी पे लटका देगी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। तो अब वो ये कह रहा है जाकर के कि साहब, आपको देखिए, भारत हो गया, एशिया में चाइना हो गया, एशिया में पाकिस्तान हो गया, इन सारे देशों में तो हमने आपका जाल बिछा दिया है। हमने अपने लोगों को हर सेक्टर में डिप्लॉय कर दिया है। फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, हमने सारे लोगों को अपना सेट कर दिया, वो सब आपके पिट्ठू हैं। अब आप काम शुरू कीजिए। कॉरपोरेट हो, सबको हमने एक प्रकार से अपना बना लिया है, और आप कहें तो मैं सबको आपकी तरफ कर दूं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ में भरोसा रखता है, और अपनी हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए, अपने प्रभुत्व को बरकरार रखने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक कोई भी समझौता कर सकता है। अब यहां जो भूल हो गई है हमसे, अब उस भूल की हमको कीमत चुकानी पड़ रही है। आप इसे इस रूप में भी समझें। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो लॉबी कल तक ट्रंप के खिलाफ थी, वो लॉबी ट्रंप के साथ जाने के लिए जान गंवा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है, अगर हम ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, तो ट्रंप हमें तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और वो लॉबी आज तक ट्रंप के खिलाफ था, और इधर भारत जैसे देशों में, इवन पाकिस्तान जैसे देशों में, उसने अपना पूरा गोटी सेट कर दिया था, कॉरपोरेट से लेकर के भारत के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी संस्थाओं में, हर जगह उसने भारतीयों को ही अपना बना करके गोटी सेट कर लिया है। अब उन भारतीयों की औकात नहीं है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, वो उनका साथ छोड़ दे, और उस सब को ला करके उन्होंने ट्रंप की झोली में डाल दिया। पासा पलट गया। अब अंबानी ब्रदर के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो सरकार से दूर हो गए हैं, और कुछ हॉबनॉबिंग, कॉरपोरेट हॉबनॉबिंग अंदर खाने होने लगी थी। और फिर वही कहानी जिसमें आप कई बार समझ नहीं पाते हैं, और खास तौर से मैं समझता हूं कि मोदी जी तो समझते होंगे, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है ये कॉरपोरेट, जानते तो होंगे, तो निकलने का उपाय भी जानते होंगे मोदी। लेकिन मोदी को डिस्टेबलाइज करने के लिए कॉरपोरेट लॉबी भी एक्टिव हुई है, अपने कहने से नहीं। वो वही डीप स्टेट जो वहां काम कर रहा है, उनके इशारे पर, और इसलिए यह हॉबनॉबिंग हो रही थी कि चलो, ये सरकार ये अगर हमारी मदद नहीं कर रही है, तो हम किसी दूसरे को खड़े कर देंगे। और इसीलिए आप देखते होंगे कि कई मोर्चों पर मोर्चेबंदी हो रही है। राहुल गांधी कास्ट वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। कॉरपोरेट हमेशा ये कह रहा है कि सिंड्रोम ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इंपोज किए जा रहा है। 27 अगस्त कल है, उसकी तारीख खत्म हो जाएगी, मियाद खत्म हो जाएगी कल। ये जो कहानी बढ़ रही है, और ऊपर से दो
240 का आंकड़ा हो गया है। तो कॉर्पोरेट, भारतीय कॉर्पोरेट को ऐसा लगता है कि ये मौका है जब मोदी कमजोर हैं, कुछ किया जा सकता है। भारतीय राजनीति तब तक नहीं चलती जब तक कि कॉर्पोरेट की दखलंदाजी नहीं हो। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एक दिन पहले अभी एक ब्रेक हुई है खबर जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ की मनमानी की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कॉरपोरेट घराने के पास, एक बिजनेस घराने के पास बैठे और बिजनेस घराने इन तीनों में दोस्ती करवा रहे थे, सुलह करवा रहे थे। बड़े बिजनेस घराने हैं वो, उनके पास बैठे थे। उन तीनों ने कहा कि आप लोग आपस में दोस्ती कर लीजिए और इस तरह से काम कीजिए। सहमति भी बनी। कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिग्नेचर किए कि आप हमारा जो ग्वालियर रेंज है उसमें आप हमको स्वायत्तता दे दीजिए। उसमें किसको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहां पर कौन पुलिस अधिकारी होगा, कौन जिलाधिकारी होगा, ये सब हम लोग तय करेंगे। इस पर सहमति बन गई, लेकिन बाद में कमलनाथ ने उसको माना नहीं और इसलिए दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इसी वजह से नाराज होकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी और सरकार हमारी खत्म हो गई। उधर कमलनाथ कह रहे हैं कि अति महत्वाकांक्षा जो थी दिग्विजय सिंह की, इसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ करके गए हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ यही कुछ से कुछ करते रहते थे। लेकिन मीटिंग कहां हुई थी? बड़े बिजनेसमैन के घर पे। ये दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं, एक बड़े बिजनेसमैन के घर पे हुई थी। इसका मतलब घर पे हुई थी, मतलब वो बीच बचाव कर रहे थे, वो मीडिएशन का काम कर रहे थे। तो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वो सत्ता में चोर दरवाजे से अपना काम करवाती है, पीछे के दरवाजे से, सामने से दिखती नहीं है, चोर दरवाजे से अपना काम करवाती है। तो अभी कहा जा रहा है संभवतः अनिल अंबानी की कोई मुलाकात जे जगदीप धनखड़ से भी हुई थी। कब हुई थी, कहां हुई थी, क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, कोई जानकारी नहीं है पब्लिक डोमेन। तो क्या जगदीप धनखड़ से अगर कोई अनिल अंबानी की मुलाकात हुई तो क्या इस दिशा में कोई बात बनी है? क्या भारत का कॉर्पोरेट डिस्टेबलाइज करने के लिए जो लीडर्स हैं, जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने खेमे में लाने के लिए कोई पर्दे के पीछे खेल रच रहे थे कि भाई आप समर्थन वापस ले लीजिए, आपको किस चीज की कमी है, पैसे वैसे हम देंगे, चिंता मत कीजिए, नई सरकार बन जाएगी। हम ही तो सरकार चलाते हैं, हम ही तो पैसे देते हैं। ये और बात है कि सरकारी खजाना लूटते हैं, उसी खजाना का, उसी खजाना जो सरकारी खजाना है, जो पब्लिक की मनी है, उसी से ये लोग पैसे लूटते हैं कॉर्पोरेट, और फिर उसका एक हिस्सा जो है सो पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं और सरकार को देते हैं, अलग अलग नेताओं को देते हैं खुश करने के लिए, फिर उनका दुकान चलते रहती है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी थी कि मोदी के शासन में हमारी दाल नहीं गल रही है तो हम किसी और को खड़ा कर दें? और इसलिए जब तक कॉर्पोरेट का समर्थन नहीं मिलता है तब तक सरकार इतनी आसानी से बनती नहीं है। और अगर भारत के कोई कॉर्पोरेट इस तरह की कोई साजिश में इन्वॉल्व है तो उसे भारत के कॉर्पोरेट की साजिश मत समझिए। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट लॉबी काम कर रही है और उस अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट लॉबी के पीछे कुछ स्टेट के डीप स्टेट काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है, डिफेंस एजेंसी काम कर रही है। इसके बिना यह हो नहीं सकता है और इन सब में एक गंभीर रिश्ता है। डीप स्टेट, कॉर्पोरेट लॉबी, फिर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉबी, फिर स्टेट का कॉर्पोरेट लॉबी, फिर स्टेट का कॉर्पोरेट लॉबी का फिर पॉलिटिशियन के साथ लॉबी और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ लॉबी। ये एक पूरा चेन बना हुआ है। क्या ये पूरा चेन मोदी के खिलाफ हो गया है और मोदी को ये पूरा चेन डिस्टेबलाइज करने की भूमिका बना रहा है और उसमें कुछ राज धनकर के बहाने खुल गए। धनखड़ पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो नहीं हो पता नहीं, हो सकता है धनखड़ साहब को मालूम भी नहीं हो,
कि ये क्या चल रहा है। हो सकता है धनखड़ साहब यूज हो गए हों, हो सकता है कि अनिल अंबानी को भी नहीं मालूम हो, वो भी यूज हो गए हों, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात हुई है, वरना लोग ये शंका उठा रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है, अनिल अंबानी के घर पे जो सीबीआई के छापे पड़े हैं या ईडी का जो रेड हुआ है, वो हो सकता है कि सामान्य प्रक्रिया भी हो, लेकिन जो केस है वो लंबे समय से है, 9-10 साल पुराना केस है, कोई नई बात नहीं है ये। उस केस की टाइमिंग ये है कि ये धनखड़ के इस्तीफे, नए उपराष्ट्रपति के चयन और उस बीच में सीबीआई का घर पे छापा, ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, घर पे छापा पड़ा है। इसका मतलब है कि कुछ विशेष बात हो रही है मुंबई के कॉरपोरेट घरानों में, और मोदी उसको डिकोड करने की कोशिश हो सकता है करेंगे। मोदी के पास इंटेलिजेंस की सूचना जरूर होगी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूं, ये कंजंक्चर है, ये कयास है, या इसमें सच्चाई है। सिर्फ कोरी कयासबाजी मित्रों ये नहीं है। टाइमिंग बतलाता है कि सरकार के पास कुछ ना कुछ बहुत बड़े डिटेल्स हैं। ये सामान्य घटना नहीं है कि ईडी गई है और अनिल अंबानी के घर पे छापा पड़ गया है। ये इरेगुलरिटीज की जो बात हो रही है, ये सरकार के निगाह में बहुत पहले से है। आज ही क्यों हुआ है? और वो अनिल अंबानी तो मोदी को की तारीफ करते हैं। फिर मुकेश अंबानी के खिलाफ 23,000 करोड़ का जो नोटिस गया, उसका क्या मतलब है? तो दो मतलब हो सकती है कि नहीं, जितना कहा जाता है कि भाई मोदी के दोस्त हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, मोदी अपना काम कर रहा है, और कुप्रचार तो करने की, कुप्रचार की पूरी मशीनरी है, वो कुप्रचार करती ही होगी। या तो एक बात हो सकती है, या दूसरी बात यह हो सकती है कि ट्रंप के इस फैसले के बाद से एक नया कॉरपोरेट, वर्ल्ड कॉरपोरेट लीग बन रहा है, और वो कॉरपोरेट लीग चाह रहा है कि भाई वो ट्रंप के खिलाफ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पैर वहां फंसे हुए हैं। वो ट्रंप से और ये वही लीग है जो जो मोदी के साथ काफी हद तक एडवांस हो गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लीग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिलायंस, दोनों भाई और बड़ी बड़ी भारत की कंपनियां सब वहां जाती हैं। वहां एक अलग खेल चल रहा है, और वो खेल, वो एक पैरेलल राज सत्ता अलग अलग देशों में बरकरार कर चुका है। क्या उस पैरेलल सत्ता को ट्रंप ने चुनौती दी? अब उस पैरेलल सत्ता को लग रहा है कि नहीं, अगर हम ट्रंप से बगावत करेंगे कि अमेरिका में उखड़ जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि ट्रंप के सामने सरेंडर कर दो। और सरेंडर करने के लिए बहाने क्या बनाए, तो उनको बताएं कि साहब आपको भारत से लेना है ना बदला, ये लीजिए, मैंने सारा गेम सेट कर दिया, बदला लीजिए। अरे वहां का तो कॉर्पोरेट भी आपका है, वहां का तो ब्यूरोक्रेट भी आपका है, वहां का पॉलिटिशियन भी आपका है। आप बताइए क्या करना है। हो ना हो, उस लॉबी की ये चालबाजी हो और उसको डीप स्टेट के साथ मिलकर के ट्रंप यूज कर रहा हो, ये मुमकिन है। और इस तरफ क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत पहले मोदी जी को सतर्क करने की कोशिश किया था। मोदी जी को बार बार सतर्क क्यूबाइब नेटवर्क कर रहा था कि ये जो गैंग है, ये गैंग आपको कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसाएगा। इसके ऊपर चाक चौबंद रखिए, अपनी आंख, अपनी कान, अपना भेजा खोल करके रखिए। ये दगाबाज गैंग है, ये पूरी तरह से पेनिट्रेट कर चुका है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में, भारत के पॉलिटिकल बिरादरी में, भारत के इंस्टीट्यूशंस में। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, इनसे करीब मत जाइए। ये क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत पहले से कहा हुआ है, और वही गेट्स गैंग अभी अमेरिका में पाला बदल रहा है। और उन वो सब दोस्त हैं। मुकेश अंबानी की बेटा की शादी में कौन आया था, याद है आपको? एलन मस्क आए क्या? नहीं आए। लेकिन अब एलन मस्क, थोड़ी दूरी हो गई है उनकी ट्रंप से। एलन मस्क दोस्ती बढ़ाना चाहता है मोदी के साथ, मोदी की तारीफ भी करता है। मोदी गए तो मोदी से मिले भी, और एक्स पे उन्होंने बड़ा पोस्ट लिखा और मिलियंस उनके रीट्वीट हुए।
मिलियंस के व्यूज आए। मस्क चाहता है मोदी से रिश्ता बनाना, लेकिन मस्क को करीब आने से कोई गैंग है जो रोक रहा है, और उस गैंग के बहुत सारे हित हैं, और वही गैंग भारत के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। पहले कोविड के दौरान किया, कई षड्यंत्र हुए कोविड के दौरान। महामारी आई, महामारी में फंसा दिया सरकार को कि अगर नहीं चलोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तो कह देंगे कि ये सरकार महामारी को टैकल करने में फेल हो गई। फिर दूसरी बात आ गई कि अगर वैक्सीन अगर नहीं दोगे, तो कह देंगे कि ये सरकार तो वैक्सीन भी नहीं दे पाती है। वैक्सीन दे दिया तो प्रचारित हो गया कि वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट से खत्म हो रहा है। उसका भी कहानी, मतलब हर हर जगह इसने जाल फैलाया था कि एक कदम बढ़ाएगा तो वहां फंसाएंगे, वहां बढ़ेगा तो वहां फंसाएंगे। हर कदम पे इनके जाल थे, और मोदी इन जाल को पता नहीं समझ कैसे नहीं पाए। वो इसलिए नहीं समझ पाए कि मैं उस वक्त भी कहा था कि ये जो बिकी हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, जो इन दलालों के हाथों खुद बिक चुका है, जो मामूली ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मामूली फेवर के लिए देश से समझौता कर लेते हैं। देश के लिए, देश को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी हद तक ये समझौता करने के लिए तैयार है। ये अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजर जाएंगे। और इसकी बात हम लगातार कह रहे थे मोदी जी को कि सतर्क रहिए, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को पकड़िए जो इनके पेरोल पे हैं, वो आपको फंसाएंगे। आज वही स्थिति हो रही है मित्रों। वही सेम गैंग जो डेमोक्रेट का गैंग है, जो एंथनी फाउची वाला गैंग है, वही सेम गैंग आज मोदी के खिलाफ लामबंद हो रहा है। और दोस्त बन के वो पंचायत, आपने देखा है ना, पंचायत जो सीरीज आया है, उस पंचायत में सांसद गोली मरवाता है, लेकिन फंस जाता है कौन? तो एमएलए, क्योंकि एमएलए एक दिन पहले जाकर के झगड़ा करता है। तो इस बात को बड़ी गंभीरता से और गहराई से मोदी को समझना पड़ेगा कि अगर भारत का कॉरपोरेट लॉबी आपके खिलाफ जा रहा है या किसी षड्यंत्र में शामिल हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई और है। तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि मोदी इन माफियाओं को समझ करके इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, एक्शन जारी रखेंगे, न्याय के साथ खड़े रहेंगे और भारत को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देंगे। और मोदी के खिलाफ जहां जहां षड्यंत्र हो रहा है, क्यूबाइव नेटवर्क उसको ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करेगा। कई दफा जब मैं ये सवाल उठाता था, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी तो वैक्सीन बहुत बढ़िया दे रहे हैं। मैं उनको कहता था कि अरे इसकी जरूरत नहीं है, ये फंसा रहा है हमें, ये वही गैंग है, ये हमें फंसाएगा। देंगे तो मारे जाएंगे, नहीं देंगे तो मारे जाएंगे। तो ये तलवार की ढाल पर हमें चला रहा है। अगर नहीं देंगे तो हल्ला करेगा कि देखो ये तो वैक्सीन भी नहीं दे पाया, और देंगे तो उससे लोगों की हालत खराब होगी, तो वहां फंसा देंगे। हम सतर्क कर रहे थे बार बार, और खाली अकेला क्यूआईब नेटवर्क नहीं कर रहा था, साइंटिफिक डॉक्टरों, साइंटिस्टों के सहारे कर रहा था। लेकिन ये मूर्ख पॉलिटिशियन, मूर्ख दलाल ब्यूरोक्रेट ने इनको फंसा दिया, बेईमानों ने मोदी जी को। लेकिन आज क्यूआईब नेटवर्क मजबूती से अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे मालूम है इन कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में। ये कॉन्स्पिरेटर भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और ये मोदी को हटाने की सुपारी लिए हुए हैं कि किसी भी तरीके से मोदी को हटा दो। मोदी जब तक रहेगा, भारत मजबूत बनता रहेगा। तो मोदी को हटाओ। प्रशासनिक कार्यशैली में जबरदस्त तब्दीली आई है, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश हो रही है। अभी गृह मंत्री का नया विधेयक आया है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते हो, तो ये सारी कवायदें हो रही हैं, तो मोदी को हटा दो। अच्छा चलिए, मोदी हट भी जाते हैं, बीजेपी को भी हटाओ, संघ को बदनाम कर दो। ये सारी तैयारी चल रही है इन कॉर्पोरेट्स की, इन माफियाओं की। तो संघ को, मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। कब वो यूज हो जाएंगे उनको भी नहीं मालूम है, इसलिए इन खेमों को ध्यान से समझना है। दोस्ती बनाइए उनके साथ, उतनी ही बनाइए जहां आपकी संप्रभुता आपके हाथ में रहे।
आप अपनी संप्रभुता को उनके हाथ में ना दे दें। हमने उस दौरान इतने टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से अपनी सारी बात उनको दे दिया है, सारी बातें। आज आप कह रहे हैं ना, आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, आज कह रहे हैं ना, आज आपको याद आ रही है ना, आज हमारे पीएम को याद आ रही है। मैं 4 साल से चिल्ला रहा हूँ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अपने पास, आपका सारा डेटा दुनिया के पास है, अपने पास कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो आज हमको बंधक बना सकता है। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, प्रधानमंत्री की अब आँख, कान और दिमाग सब खुल गया है। और अब वो कह रहे हैं कि अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी होना चाहिए, जो बात मैं 2021 में कह रहा था। अब वो अपील कर रहे हैं युवाओं से, अच्छी बात है। देर से ही सही, हमारी बात को आपने सुना है। हम अभी इस परिस्थिति में आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे, षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।